हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th का वन शॉट चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। यार ये लेक्चर अगर आप कवर करोगे ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके 100 तक पूरा आपका कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। बट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज के पूरे सेशन में मैं कवर क्या क्या कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे नंबर 1, हुंडी और उसका क्लासिफिकेशन। मतलब हुंडी होता क्या है, ये पुराने जमाने में पहले वाले टाइम में होती क्यों थी और किस किस टाइप की हुंडीज हैं, ये हम लोग कवर करेंगे। हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे बिजनेस, उसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इनको कैसे कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो अल्टीमेटली उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा जो बिजनेस करने से आपको अचीव होता है, जिसकी रीजन, जिस रिजल्ट के लिए आप बिजनेस करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम इस पूरे के पूरे सेशन में ये पांचों के पांचों पॉइंट जो पूरे चैप्टर 1 को कवर करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, सो दैट आपको पता रहे आप किससे पढ़ रहे हो। मेरा नाम है सीए महेंद्र सिंह शेखावत। 2011 में मैंने सीए कंप्लीट किया था, साथ साथ मैंने एचआर कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। 2011 से लेके आज तक कंटिन्यू मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो 12 प्लस ईयर से ज्यादा का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 20,000 से ज्यादा मेरे टीचिंग आवर्स हैं और इस दौरान 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको मेरे बारे में आइडिया रहे। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है हुंडी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो हुंडी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहले हुंडी समझाने से पहले मैं आपको आपके सामने दो केस डिस्कस करना चाहता हूं। आ रहा समझ में? ये दो केसेस बिजनेस के होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले के टाइम में ऐसा क्यों होता था कि लोग हुंडी का यूज करते थे। ठीक है, आओ समझो, दोनों केसेस को देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पे मैं एक बंदा लेता हूं जिसको मैं मानता हूं ही इज द सेलर, तो एस नाम लिख देते हैं। मैंने कहा यहां पे मैं एक बंदा लेता हूं जिसका नाम हम बी लिख देते हैं, मतलब बायर। क्लियर है? अब क्या हुआ यहां पे ये जो बायर है, यहां पे कौन है? ये जो बायर है इसने क्या किया, सेलर से गुड्स खरीदे। बायर ने क्या किया, सेलर से गुड्स खरीदे, और वो जो गुड्स खरीदे उनकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज। क्लियर है? अब जो ये बायर था इसने कहा मैं पैसा आज नहीं दूंगा। बायर ने क्या बोला, मैं पैसा आज नहीं दूंगा। बायर ने बोला आज मेरे पास पैसा नहीं है। सेलर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कब आएगा तेरे पास? बोले मेरे पास 3 महीने बाद पैसा आएगा। सेलर ने कहा ठीक है। तो सेलर ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया। क्या बनाया? एक डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर था। उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सेलर कह रहा था बायर को कि तू मुझे 3 महीने बाद 10,000 रुपए देगा। आ रहा समझ में? और फिर उस पे क्या किया, बायर ने साइन कर दिए। इसका मतलब वो जो ऑर्डर था सेलर का वो बायर ने मान लिया। क्लियर है? ये डॉक्यूमेंट इंडिकेट क्या करता है, अब आप समझो। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन द नेचर ऑफ हुंडी है। पुराने जमाने में लोग जब हुंडी यूज किया करते थे तो वो इसलिए यूज करते थे, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को माल बेचता था या कभी भी पैसा देता था तो वो सामने वाली पार्टी उसको प्रॉमिस करती थी, या सामने वाली पार्टी को जो पैसा दे रहा है या जो सामान दे रहा है वो ऑर्डर दिया करता था कि तुम मुझे पैसा दोगे। तो अब आप देखो ना, यहां पहला वाला केस, मैं यहां पे पहला वाला केस ले रहा हूं और उसका नाम लिख रहा हूं ऑर्डर। तो यहां पे आप देखो ऑर्डर मिला, किसको ऑर्डर मिला? बायर को, कि भैया तू 3 महीने बाद हमें पैसा देगा। कितने महीने बाद पैसा देगा? 3 महीने बाद पैसा देगा। कितना पैसा देगा? 10,000 रुपया देगा। तो अब ये जो हुंडी है, ये जो डॉक्यूमेंट है जो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, वो ये जो ऐसे इसको वारंट कर रहा है कि 3 महीने बाद इसके पास पैसा आएगा। अब सेम टू सेम केस लेते हैं। अब आप देखो यहां पे मैंने कहा सेम टू सेम, यहां पे कौन है? सेलर है। मैंने कहा यहां पे सेम टू सेम कौन है? मैंने कहा यहां पे बायर है। ठीक है, एक जगह कौन है? सेलर, एक जगह कौन है? बायर। अब मैंने कहा यहां पे क्या हो रहा है? मैंने कहा सेम टू सेम 10,000 रुपए का सामान है, बायर ने खरीदा। अब यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे
बायर जो है अब वो खुद इनिशिएट कर रहा है और बायर एक प्रॉमिस दे रहा है। बायर क्या दे रहा है? एक प्रॉमिस दे रहा है बायर। बायर कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें 3 मंथ्स के बाद पेमेंट दे दूंगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां पे ऑर्डर था, वहां पे ये हो रहा था कि सेलर कह रहा था कि भैया तुम्हें पैसा देना है 3 महीने बाद। यहां पे बायर खुद एक डॉक्यूमेंट बना के कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें 3 महीने बाद पैसा दूंगा। तो यहां पे अगर मैं कहूं ये जो प्रॉमिस है, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉमिस कर रहा है, ये भी हुंडी है। ये भी क्या है? हुंडी। तो अब आपको हुंडी समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉमिस। आ रहा समझ में? और अब डेफिनेशन आप खुद बना पाओगे। डेफिनेशन आप खुद बना पाओगे। समझो, मैंने कहा यहां पे ये जो हुंडी है, ये जो हुंडी है, ये क्या है? ये काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट ही तो है, जिसमें या तो ऑर्डर है या जिसमें प्रॉमिस है। और ये डॉक्यूमेंट कैसा है? ये डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है? ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें एक पेमेंट वारंट हो रहा है सामने वाले को कि भैया एक पेमेंट मिलेगा। और ये किस फॉर्म में हो सकता है? या तो ऑर्डर के फॉर्म में, या इस किस फॉर्म में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो सकता है प्रॉमिस के फॉर्म में। क्लैरिटी है? या तो ऑर्डर के फॉर्म में या फिर प्रॉमिस के फॉर्म में। क्लैरिटी है? मैंने कहा इसी एग्जांपल के साथ अब अपन इस डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं क्या कहता है ये। देखो, हुंडी इज अ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल। एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती है। और ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फाइनेंस की बात होती है। हमने देखा ना, चाहे ऑर्डर था चाहे प्रॉमिस था, दोनों के दोनों में 10,000 रुपए की बात हो रही थी कि 10,000 रुपए देना है या 10,000 रुपए लेना है। ठीक है? उसके बाद में ये एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक अनकंडीशनल मतलब कंडीशन नहीं है कोई, मतलब यहां पे बायर को पैसा देना है। दोनों ही केसेस में कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो पैसा देना है, वैसा हुआ तो पैसा देना है, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया 3 महीने बाद पैसा देना है, मतलब देना है। ठीक है? तो ये एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि वारंट करता है पेमेंट ऑफ मनी। और ये प्रॉमिस के फॉर्म में या ऑर्डर के फॉर्म में हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या आपके दिमाग में सेट है? देखो, खाली डेफिनेशन अगर अपन पढ़ के सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस के बारे में। हम ये कह रहे हैं कि यार लोग बिजनेस करते थे, तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले जमाने में लोग जब बिजनेस करते थे तो चेक फैसिलिटी, एडवांस फैसिलिटी कई बार ऐसे नहीं हुआ करती थी। तो उस केस में कैसे काम करते थे लोग? हुंडी के थ्रू काम करते थे। हुंडी के थ्रू लोग ऐसे एश्योरेंस लेते थे कि भैया तुम 3 महीने बाद पैसा दोगे या नहीं दोगे। क्लैरिटी है? समझो। अब मैंने कहा इसके बाद हुंडी जो है वो 2 टाइप की होती है। हुंडी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। दोनों अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि 2 टाइप कौन कौन सी है। ठीक है? सबसे पहली, जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहली जैसे आप देख सकते हो है दर्शनी हुंडी। नाम ही सजेस्ट करता है यार, दर्शनी हुंडी मतलब दर्शन दो और पैसा लो। मतलब ऐसी हुंडी जिसमें टाइम नहीं दिख रहा। मतलब जैसे अभी हमने देखा, हमने कहा 3 महीने बाद पैसे लेने हैं। कल को उस हुंडी में ये तो लिख रखा है कि 10,000 रुपए लेने हैं, बट ये नहीं लिख रखा कब लेने हैं। इसका मतलब वो एक दर्शनी हुंडी हो गई, मतलब डिमांड बिल है। मतलब उसमें क्या हुआ, जिस टाइम आपको पैसे की जरूरत है आप जाओगे, आप डिमांड करोगे और सामने वाली पार्टी आपको पैसा दे देगी। ठीक है? दूसरे टाइप की जो हुंडी होती है जिसको हम कहते हैं मुद्दती हुंडी। क्या कहते हैं? मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी क्या करती है? मुद्दती हुंडी एक टाइप ऑफ टाइम बिल है। जैसे होता है ना, मुद्दत के बाद ऐसा हुआ, मतलब मुद्दती हुंडी में एक टाइम पीरियड मेंशन होता है। मतलब वो एक टाइम, जैसे दर्शनी हुंडी है वो एक डिमांड बिल है, जब मांगोगे पैसा मिलेगा। मुद्दती बिल में, मुद्दती हुंडी में आपको क्या दे रखा है? एक टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद ही आप पैसा मांग सकते हो। क्लैरिटी है? हुंडी समझा दिया, दर्शनी हुंडी समझा दिया, मुद्दती हुंडी समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं जिसका क्या नाम है, टाइप्स है यार। मतलब ये जो दर्शनी हुंडी है इसके अलग अलग टाइप है। सबसे पहला टाइप जो है वो है धनी जोग हुंडी। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास धन है, पैसा है, वो अपना पैसा किसी को दे रहा है। आ रहा समझ में? लेट्स से काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेट्स से काइंड ऑफ ब्याज पे। तो एक धनी आदमी जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा किसी दूसरे बंदे को दे रहा है, दूसरा बंदा एक हुंडी बना के दे रहा है। समझ में आ गया? तो धनी जो हुंडी जो होती है, धनी व्यक्ति पैसा देके खरीदता है। मतलब धनी मीन्स द पर्सन हु परचेजेस, मतलब एक आदमी पैसा देके सामने खरीद रहा है। बट ये हुंडी जिसके पास है, आ रहा समझ में? समझना, आपने पैसा दिया, आपने हुंडी ले ली, बट सामने वाला बंदा जिसने आपसे पैसा लेके आपको हुंडी दी है, वो उस हुंडी के सामने किसी को भी पैसा दे देगा जो उसके सामने हुंडी लेके आएगा। समझना बात को।
आपके पास 10 लाख रुपए थे, आप 10 लाख रुपए लेके गए, आपने धनी जोग हुंडी ले ली, खरीद ली। अब कल को आपके घर में पड़ी थी, आपके भाई उठा के उसको लेके गया और उसने उस आदमी को हुंडी दिखाई, सामने वाला आदमी 10 लाख और जो भी इंटरेस्ट था उसको दे देगा। कहने का मतलब है इट कैन बी पेबल टू एनी पर्सन जो उसको प्रेजेंट करे, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट, मतलब पेमेंट किसको दे रहा है उसकी लायबिलिटी नहीं है, जो आदमी हुंडी लेके आ गया उसको ही पेमेंट कर देगा। क्लैरिटी है, धनी जोग मतलब जो धनी व्यक्ति है वो इसको परचेज कर लेता है, कोई लायबिलिटी नहीं है, पेमेंट किसको कर रहा है, जो प्रेजेंट करेगा उसके सामने पेमेंट हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज शाहजोग। अब शाहजोग, शाह क्या होता था, जैसे पुराने टाइम में शाह बोलते थे जो मतलब उस पर्टिकुलर विलेज का जो सबसे सुप्रीम आदमी होता था, बड़ा आदमी होता था, उसको शाह बोलते थे। तो शाह जोग मतलब क्या होता है, शाह मतलब एक रिस्पेक्टेबल आदमी, और उस हुंडी के सामने जो पेमेंट होगा, जैसे इस हुंडी के सामने किसी को भी पेमेंट हो जाएगा जो हुंडी लेके आएगा, शाह जोग हुंडी में जो होगा पेमेंट जो होगा ना वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी को होगा, आप किसी को भी नहीं कर सकते। आपकी लायबिलिटी, अगर कोई और आदमी को पेमेंट कर दिया आपने, शाह को आज नहीं किया पेमेंट, जो सबसे बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, उस केस में आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, समझना। धनी जोग एक आदमी खरीदता है, शाह मतलब एक ऐसा रिस्पेक्टेबल आदमी, तो जो अमाउंट पेएबल है आपको पता होना चाहिए आप किसको पे कर रहे हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसी आदमी को पे करो जिसको पे करना था। लायबिलिटी अगर उसको पे नहीं हुई तो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर मतलब फिरमान जोग। फिरमान मतलब पुराने जमाने में कभी मूवी देखी होगी तो ऐसा ना, फरमान जारी कर दिया, मतलब एक आदेश दे दिया। तो फिरमान जोग हुंडी में भी क्या होता है, अगर कोई आदमी जिसने वो हुंडी ली, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गए, आपने 10 लाख रुपए दिए, आपने हुंडी ली, अब आपने आदेश दे दिया कि यार ये पैसा आप रमेश को दे देना, तो फिरमान जोग मतलब आप जिसको ऑर्डर दोगे सामने वाली पार्टी उसको पेमेंट कर देगी। क्लैरिटी है? मींस इट इज पेबल टू द ऑर्डर, मतलब आपके आदेश के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखनहार। नाम देखनहार मतलब जो आके कागज दिखा देगा, हुंडी का डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उस आदमी को पेमेंट मिल जाएगा, जो भी हुंडी रिप्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट मिलेगा। एम आई मेकिंग सेंस? चारों के चारों क्लियर है? पहली और चौथी में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी लगेगी, बट डिफरेंस करना, धनी जोग मतलब आपको धन दे के वो परचेज करनी पड़ेगी, देखनहार मतलब जो भी दिखाएगा उसको पेमेंट मिलेगा। एम आई मेकिंग सेंस? हमने दर्शनी हुंडी, दर्शनी हुंडी मतलब डिमांड बिल, जो जब डिमांड करोगे पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। कितने टाइप्स होते हैं? 4। क्लैरिटी है? चलिए इसके बाद अब हम आते हैं मुद्दती हुंडी पे। मुद्दती हुंडी, जैसे मैंने आपको कहा, मुद्दत के बाद मतलब एक समय के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, मुद्दती हुंडी में अब इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, धनी जोग। सेम सर, वहां भी धनी जोग था, यहां पे भी धनी जोग बिल्कुल होगा, बट दोनों में डिफरेंस है। वहां वाली धनी जोग में जब आदमी खरीद रहा है तो उसमें टाइम पीरियड नहीं लगा, जब आदमी को लगेगा वो जाके हुंडी दिखाएगा, पेमेंट ले लेगा। ये जो मुद्दती की धनी जोग है, इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड मेंशन है, मतलब वो जो आदमी खरीद रहा है वो टाइम पीरियड के बाद ही जाके अपने पैसे वापस मांग सकता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद अब आप देखो डिफरेंस वाली आई है भैया, क्या है, जोखमी हुंडी। क्या है? जोखमी हुंडी। अब ये जोखमी हुंडी समझो, जब कोई आदमी, जब कोई आदमी अपने यहां से गुड्स मतलब सामान दूसरी पार्टी के लिए डिस्पैच कर रहा है, तो उस समय वो सामने वाली पार्टी से एक हुंडी लिया करता था। क्या किया करता था? सामने वाली पार्टी से एक हुंडी लिया करता था कि भैया देखो मैंने डिस्पैच कर दिए हैं गुड्स। आ रहा समझ में? हाँ, बट अगर मान लो डिस्पैच कर दिए और हुंडी आ गई, इसका मतलब सामने वाली पार्टी को गुड्स मिल गए और यहां वाली जो पार्टी है उसको क्या मिल गया, जोखिमी हुंडी मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी उसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा, मुद्दती हुंडी है ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद सेलर बायर से पैसे ले सकता है। सर अगर मान लो रास्ते में गुड्स जा रहे हो, अगर वो रास्ते में डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो भी बायर पैसे देगा? नहीं। अब देखो क्लियरली मैंने आपको लिख के दिया है, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट नो लायबिलिटी ऑफ बायर, नो पेमेंट विल बी मेड। क्लियर है? तो धनी जोग, जोखमी, तीसरी वाली तो सेम है यार, फिरमान जोग मतलब अब वो वाली फिरमान और इस वाली फिरमान में क्या फर्क है, वहां टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा, वो एक डिमांड बिल होगा, ये फिरमान जोग क्या होगा, टाइम बिल होगा। इसमें ऑर्डर के हिसाब से आप पेमेंट करोगे, बट टाइम पास हो जाना चाहिए, टाइम एक्सपायर हो जाना चाहिए। एम आई मेकिंग सेंस? तो गाइज हम लोगों ने हुंडी क्लियर कर लिया। हुंडी होती है, हुंडी के 2 टाइप होती है, एक दर्शनी एक मुद्दती। दर्शनी में कितने टाइप, 4, और मुद्दती में कितने, 3। में भी आप देखो ये यहाँ पे 2 जो हैं वो सेम टू सेम वहां पे तो है ही है। क्लियर है? तो गाइज हमने क्या किया, पहला वाला टॉपिक
जो हमारा हुंडी एंड इट्स क्लासिफिकेशन था वो 100% हम लोगों ने कवर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम पहले उसका मीनिंग ले लेते हैं यार, मीनिंग ले लेते हैं। ठीक है, मीनिंग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस का मतलब क्या है। देखो बिजनेस का मतलब टर्म ही बताता है, बिजीनेस, मतलब एक कोई आदमी जो बिजी है किसी चीज में, राइट। अब हम इसमें कुछ पॉइंटर्स देखते हैं यार, आ रहा समझे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो पॉइंटर्स होते हैं ना, इनको अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं आपने डेफिनेशन समझ ली ना, आपको एक एक पॉइंट अपने आप अच्छे से याद रहेगा। आप देखो, सबसे पहले बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, मतलब ये कोई ना कोई भैया ऑक्यूपेशन है जिसमें आप ऑक्यूपाइड रहते हो। पीपल रेगुलरली एंगेज, क्या वर्ड आया पहले, रेगुलर एंगेजमेंट। कौन सा है, रेगुलर एंगेजमेंट। लेट्स से आपके पास कोई बुक्स पड़ी थी, आपने लेट्स से 50 रुपीज में खरीदी, किसी ने कहा नहीं नहीं यार ये रेयर बुक हो चुकी है अब मिली नहीं, आपने उसको 200 में बेच दिया। और अब आप सोचो नहीं यार आज तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि आपकी वो वन टाइम एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस में नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन कहती है कि यू शुड रेगुलरली एंगेज, क्या होने चाहिए आप, रेगुलरली एंगेज। एंड ये जो एक्टिविटीज है, इस एक्टिविटीज में होगा क्या भाई, सीधी सी बात है, देखो समझो। या तो आप कोई सामान कहीं से परचेज करोगे, भाई आप सामान लेके आओगे, कहीं पे परचेज करोगे और कहीं पे आप इसको सेल करोगे, यस के नो। या दूसरा ये हो सकता है कि आप सामान को परचेज ना करो, जैसे ये तो परचेज है, आप सामान को परचेज नहीं कर रहे हो, आप खुद ही बना रहे हो और फिर आप किसी को सेल कर रहे हो, राइट। अब कई बार जरूरी नहीं है कि आप सेल करो, जैसे मान लो सैलून वगैरह पे जाते हो, आप हेयर कट वगैरह लेते हो, तो वहां पे वो सामान खरीद तो रहा है, मतलब वो परचेज तो कर रहा है, बट वो आपको बेच ही नहीं रहा, वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लैरिटी है। तो बिजनेस में होता क्या है, या तो कोई आदमी परचेज करेगा सामान, या कोई आदमी प्रोड्यूस करेगा और फिर बाद में उसको या तो बेचेगा या उसकी आपको सर्विस देगा, राइट। तो आ जाओ आगे डेफिनेशन में क्या लिखा है, वापिस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज, कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं, विच आर रिलेटेड टू परचेज, which is related to production and sale of goods or services। अरे यस के नो। एंड एक और चीज ध्यान रखना, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, बट अगर मैं सोचूं और आपसे पूछूं कि भैया आप दो दोस्तों ने सोचा कि बहुत लोगों के पास खाने को सामान नहीं है, आप दोनों ने पैसा लगा के लोगों के लिए खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, क्या आप दोनों रेगुलरली एंगेज हो, यस। क्या आप कोई ना कोई परचेज कर रहे हो, प्रोविजन कर रहे हो, बिल्कुल। अब कल को आप वो जो सामान दे रहे हो उसके 1-2 रुपए आप बहुत कम ले भी रहे हो, इसका मतलब आप उसको सेल भी कर रहे हो, क्या बिजनेस हो गया, नो। व्हाई, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस हमेशा अर्निंग प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से होता है। अब आप देखो, अगर आपने आपने ये डेफिनेशन अच्छे से समझी, रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए, परचेज प्रोडक्शन होना चाहिए, सेल या प्रोविजन ऑफ सर्विस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए मोटिव, तो आप क्या होगा, छोटे मोटे केस स्टडीज एग्जाम में आते हैं ना, इस डेफिनेशन को समझने के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई करो ये बिजनेस है भी या नहीं। क्लैरिटी है। चलिए अब हम कहते हैं ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बिजनेस को हम समझने के लिए पहले एक्टिविटीज को समझते हैं। आप देखो बिजनेस में मैंने आपको पहले समझाया था, बिजनेस एक एक्टिविटी होती है। तो अब हम ये समझते हैं एक्टिविटी कितने टाइप की होती है। देखो एक्टिविटी 2 टाइप की है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, समझना आप, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब मैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जिसको आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, समझना आप, ऐसी एक्टिविटी जो आप कुछ अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए आप अर्न करते हो, उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। आ रहा समझे, एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने कहीं खाना ऑर्डर किया, वेटर आया, उसने आपको खाना सर्व किया, शेफ था जिसने आपके लिए बढ़िया खाना बनाया, आपको बहुत बढ़िया लगा, आपने उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब आप मुझे बताओ, वो जो वेटर आपकी सेवा कर रहा है, जो शेफ आपके लिए खाना बना रहा है, वो मजा आ रहा है इसलिए बना रहा है या उसको पैसा कमाना है इसलिए, क्योंकि उसको अपना लाइवलीहुड चलाना है, राइट। वहीं आप सोचो घर पे मम्मी खाना बना रही है, आपको खाना बहुत पसंद आया, आपने कहा मम्मी ये लो 100 रुपए, मम्मी ने 3-4 चांटे मार दिए, आपने कहा यार रिएक्शन तो सेम था, रेस्टोरेंट में मैंने खाना पसंद आया 100 रुपए दिए, वो लोग बहुत खुश हुए,
मेरे को मम्मी का खाना पसंद आया, उनको भी 100 रुपए दिए, बट यहाँ पे चांटे पड़े, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन मम्मी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है बेटा, मम्मी कौन सी में है? नॉन इकोनॉमिक। मम्मी प्यार के लिए, लव के लिए आपके साथ क्या कर रहे हैं? आपको खाना बना के दे रही है, बढ़िया। तो कोई भी आदमी जब सिंपैथी के लिए, सेंटिमेंट्स की वजह से या देशभक्ति के लिए, आ रहा समझ में, कोई काम करता है, इसका मतलब वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। उसका पर्पस ये नहीं है पैसा कमाना, उसका पर्पस क्या है? बस यार मैं ये एक्टिविटी करूं ताकि, क्योंकि मेरा प्यार है, मेरा जुड़ाव है इस तरफ से, या मैं सिंपैथेटिक हूं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इसलिए आप काम कर रहे हो। पैसा कमाना आपका पर्पस नहीं है। अब आप मुझे बताओ, बिजनेस जो होती है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ऑब्वियसली वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डेफिनेशन में आपने देखा होगा, बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है जो आपको एंगेज होना पड़ता है। तो एक्टिविटी कौन सी? एग्जाम्पल भी आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है, टीचर टीचिंग इन स्कूल, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यार ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी हैं तो एक बार बस फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर देते हैं। देखो, जब भी मैं बिजनेस की बात करता हूँ, कैरेक्टर्स, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, मतलब उसमें ये सब तो होगा, मतलब प्रोडक्शन या परचेज होगा, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिल्कुल सही है। आप डील करोगे गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग आपका मोटिव होगा। रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहेगी, धंधा है यार, रिटर्न ज्यादा भी आ सकता है, रिटर्न कम भी आ सकता है, रिस्क भी होगी, हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको लॉस हो जाए। एम आई मेकिंग सेंस? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे हमने डेफिनेशन पढ़ते वक्त ही देख लेते हैं। हाँ, लास्ट के दो वाले बिजनेस है तो आपको समझ में आ रहा है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट वर्ड अटैच है, कोई सैलरी वैलरी नहीं है, मतलब रिस्क है यार, प्रॉफिट बहुत बम्पर भी हो सकता है, अंबानी अदानी टाइप भी बन सकते हो, या फिर रिस्क है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। एम आई मेकिंग सेंस? तो हम लोगों ने गाइस दो कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, पहला हुंडी और उसके क्लासिफिकेशन, बिजनेस में मीनिंग, एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वाला पार्ट, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग पार्ट है। मतलब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो दो पार्ट में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंडस्ट्री। क्या कहते हैं हम जिसको? इंडस्ट्री। दूसरा, जिसको हम कहते हैं कॉमर्स। क्या कहते हैं? कॉमर्स। कई बार बच्चा पूछता, बोले सर हमने कॉमर्स लिया, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा? तो मैंने कहा भैया पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है, राइट? तो अपन सबसे पहले देखते हैं ये इंडस्ट्री जो है वो करता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो इंडस्ट्री है वो हमारे लिए क्या कर रहा है? रिसोर्सिस का यूज करता है, और रिसोर्सिस का यूज करके ये कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है बच्चों। आ रहा समझे? अभी बस इतना ही समझो, ये कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। ओके, और ये जो कॉमर्स होता है, इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडस्ट्री उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके, मतलब ये जो कॉमर्स है उन इंडस्ट्रीज की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रही है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन अगेन वापस वापस, इंडस्ट्री क्या करती है? जितने भी रॉ मटेरियल है उनको कन्वर्ट कर रही है यूजफुल प्रोडक्ट में। वहीं पे जो कॉमर्स है वो जितनी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आती है उन सारी के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कौन? कॉमर्स। क्लैरिटी है? चलिए, तो अब हम चलते हैं और समझते हैं ये इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आप देखो, सबसे पहले इंडस्ट्री जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, इंडस्ट्री में क्या है? सबसे पहले इंडस्ट्री अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल यार, वी आर टॉकिंग, हम लोग बिजनेस एक्टिविटी को बांट रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसके सारे के सारे सब टाइप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे, राइट? विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन। अब देखो यहाँ पे आप रिसोर्सेस का यूज कर रहे हो और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो यूजफुल गुड्स में, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? इंडस्ट्री, जो मैं आपको बता के लेके आया हूं। ठीक है, अब इंडस्ट्री जो होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इंडस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैंने कहा ये जो इंडस्ट्री है, अब हम इस इंडस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंडस्ट्री जो है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट? और हम तीन पार्ट इसके बना देते हैं ताकि हमारे को इजी हो जाए समझने के लिए। चलिए देखिए, तीन पार्ट इंडस्ट्री के। पहला पार्ट
जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरी जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरी जिसको हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके, सो अगेन हमने क्या कहा, बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट कौन सा है? एक पार्ट कौन सा है उसका? इंडस्ट्री। और एक पार्ट कौन सा है उसका? कॉमर्स। इंडस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पहली प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। अब इनको डिटेल में समझते हैं कि प्राइमरी में क्या क्या होता है, सेकेंडरी में क्या क्या होता है और टर्शियरी में क्या क्या होता है। क्लैरिटी है? चलिए, तो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, मतलब देखो तीन पार्ट जो मैंने आपको बोले, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों के तीनों यहाँ आ गए। अब हम प्राइमरी को समझते हैं कि प्राइमरी में होता क्या क्या है। मैंने कहा प्राइमरी में दो टाइप की हमारे पास इंडस्ट्री आती है। सबसे पहली टाइप हमारे पास कौन सी आती है? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव में आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो आप? एक्सट्रैक्ट, मतलब आप जमीन में से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां से आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसे जमीन में से आपने आयरन ओर निकाला, जमीन में से आपने क्रूड ऑयल निकाला, तो ये सारे के सारी कौन सी टाइप की इंडस्ट्री हो गई? एक्सट्रैक्ट। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? नेचुरल रिसोर्सेज में जब कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप क्या कह रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसा मैंने आपको कहा प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, अब दूसरी टाइप की इंडस्ट्री है जेनेटिक इंडस्ट्री है। आप समझो, अगर आप देखोगे या एनालाइज करोगे नेट पे जाके तो पहले क्या होता था, जो वाटरमेलन्स होते थे वो पूरे साल नहीं आते थे, कुछ कुछ मंथ्स में आते थे। आजकल पूरे साल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंडस्ट्री उस पर काम कर रही है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं? उनके जीन्स चेंज करके नई नई अच्छी सीड्स बना रही है। पहले लौकी भी बहुत छोटी आया करती थी, अब बड़ी बड़ी आ रही है। आ रहा समझे? पहले प्लांट्स जैसे कुछ टाइप के प्लांट ही एक कुछ पर्टिकुलर यूजफुल टाइप ऑफ प्लांट थे, बट वो कुछ ही थे, उनको रिप्रोड्यूस करा के अब और ज्यादा प्लांट बनाए जा रहे हैं, सेम टू सेम विद द एनिमल्स। तो ये जो इंडस्ट्री होती है इसको हम कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो अगेन मैंने कहा प्राइमरी इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है या ड्रॉ करता है प्रोडक्ट कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज से। एम आई मेकिंग सेंस? और हमने जो दूसरा इधर देखा जेनेटिक इंडस्ट्री, ये क्या करता है? ब्रीडिंग किसकी? प्लांट की और एनिमल्स की, ताकि उनका फर्दर और यूज बढ़ाया जाए, रिप्रोडक्शन करके उनको रिप्रोड्यूस और किया जाए। तो अगेन हमने क्या पढ़ा? बार बार मेन चैनल आपको याद रखना है। हमने कहा बिजनेस एक्टिविटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। एक कौन सा? इंडस्ट्री। दूसरा कौन सा? इंडस्ट्री के बाद दूसरा कौन सा? कॉमर्स। इंडस्ट्री कितने पार्ट? तीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कितने पार्ट? दो पार्ट, एक एक्सट्रैक्टिव एक जेनेटिक। अब अगेन अगर कोई पूछ ले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देना। ऐसी इंडस्ट्रीज जो या तो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ निकाल रही है, या ऐसी इंडस्ट्री जो क्या कर रही है? प्लांट्स की ब्रीडिंग कर रही है, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कर रही है, इन सबसे कनेक्टेड जो है या डेवलप कर रही है इन सबको, मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये भी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में कितने पार्ट आ गए? दो। पहली कौन सी है? पहली है हमारी एक्टिव, दूसरी कौन सी है? हमारी जेनेटिक। क्लियर है? चलिए, अब मैंने कहा ये अगर दिमाग में क्लियर हो गया तो अब आते हैं सेकेंडरी पे। आ रहा समझ? सेकेंडरी में आपको थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। आ रहा समझ? सेकेंडरी बहुत ही मस्त है, आपको समझ में आएगा और हम एक एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के एग्जांपल लेंगे। अब देखो सेकेंडरी जब हम पढ़ते हैं तो सेकेंडरी में पहला टाइप है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एनालिटिकल होता कैसा है। देखो इसमें क्या होता है, अब अगेन सबसे पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब समझ लेते हैं। प्राइमरी तो आपने समझ लिया, सेकेंडरी आप समझो। जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में निकल के आ रहा है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है और उससे कुछ बना रही है। जैसे एग्जांपल, आपने जमीन से आयरन ओर निकाली, उसको मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया? उस आयरन ओर से स्टील बना लिया। आ रहा समझ में? तो ये कौन सा हो गया? ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी के अलग अलग टाइप हैं, जिसमें दो टाइप हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, आगे जाके आप देखोगे कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, बट अभी मैन्युफैक्चरिंग और उसके टाइप चल रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम आ रहे हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री में। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब आपके पास कुछ नेचुरल रिसोर्स है, कोई लेट्स से एक प्रोडक्ट आया, अब उस प्रोडक्ट में आप एनालाइज कर रहे हो और एक एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। जैसे मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ऑयल रिफाइनरी। जमीन में से आपने क्रूड निकाला, कौन सी इंडस्ट्री हो गई? प्राइमरी। अब इस क्रूड को एनालिटिक मतलब एक ऑयल रिफाइनरी में जाएगा, ये तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गई, जिसका भी टाइप वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है? एनालिटिकल इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की। उसमें अब उस क्रूड को एनालाइज किया जाएगा, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग प्रोडक्ट को निकाला जाएगा। उसमें से पेट्रोलियम अलग होगा, उसमें से डीजल अलग होगा, उसमें से केरोसिन अलग होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रूड आ गया, अब इसको एनालाइज करके इसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद
सेकंड आप देखो, सेकंड आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है, पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में एक प्रोडक्ट, एक हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सिंथेटिकल में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे सीमेंट, बहुत सारे अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिलाया जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, मतलब जिसको सीमेंट कहते हैं, बट कौन सी इंडस्ट्री का टाइप है, सिंथेटिकल। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मैंने कहा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट स्टेजेस में से गुजरता है। जैसे लेट्स से पेपर, पेपर पहले वुड आएंगी, वुड मतलब पेड़ कटेंगे, पेड़ कटने के बाद उनको लॉग्स में बनाया जाएगा, फिर उनको सॉल्यूशन में डाल के पहले गलाया जाएगा, फिर उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो उसकी लाइफ कम करते हैं उनको हटा के फिर मेन को वापस स्टोर करा जाएगा, फिर उनको कट किया जाएगा। तो मतलब आप देखो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल आया उसको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको अलग अलग स्टेजेस में उसको प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस करना पड़ता है। क्लैरिटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। मतलब ये चार अलग अलग टाइप है, लिखा सिंथेटिकल के नीचे, ऐसा मत समझना सिंथेटिकल का पार्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। किसका पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस अगेन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये जो इंडस्ट्री है कौन सी, असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या है, तो यार बेस्ट एग्जांपल है कार। कार में असेंबलिंग होती है। टायर कोई और कंपनी बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है एक कंपनी इंजन बना रही है। तो क्या होता है, अलग अलग जो प्रोडक्ट बने हुए उनको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, इन केस ऑफ टीवी ऑल्सो, इन केस ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, तो हम कहते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों, असेंबलिंग। अगेन वापस 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 हमने कहा बिजनेस एक्टिविटी कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्या है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री में तीन पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी की दो सब टाइप है, एक जेनेटिक एक एक्सट्रैक्टिव। हम आए सेकेंडरी, सेकेंडरी के दो टाइप, एक मैन्युफैक्चरिंग और आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के कितना टाइप है, चार टाइप है। कौन कौन से, एनालिटिकल, कौन कौन से, सिंथेटिकल, कौन कौन से, सिंथेटिकल के बाद प्रोसेसिंग, पेपर वाला याद है, उसके बाद कौन सा, असेंबली। क्लैरिटी हो गया, ये दिमाग में सेट हो गया। चलो उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो भी आप ये रोड्स बना रहे हो, टनल्स बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, कैनल्स बना रहे हो, वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इंफ्रा बना रहे हो, आ रहा समझ में। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सेकेंडरी भी बहुत अच्छे सेट हो गया होगा। अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसको हम टर्शरी कहते हैं। बट टर्शरी एक्सप्लेन यहां पे नहीं करूंगा, टर्शरी बिल्कुल सिंपल है। टर्शरी मतलब सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी उनको सेवाएं चाहिए, सर्विसेज चाहिए अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, उन सब में जो ऑपरेट करती हैं कंपनीज, एंटिटीज, उन सबको हम क्या कहते हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी। जैसे मान लो बैंकिंग में जो है, इंश्योरेंस में जो है, वो सारी की सारी कौन सी हो जाती है, टर्शरी सेक्टर। एम आई मेकिंग सेंस। तो हमने इंडस्ट्री पूरा का पूरा कवर कर लिया है। लेट्स बिगिन विद कॉमर्स नाउ। तो जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉमर्स में जैसे हमने इंडस्ट्री को देखा था, अब हम कॉमर्स को देखते हैं। तो कॉमर्स जो है वो हमारे को दो चीज के बारे में बात करता है, मतलब दो बाइफर्केशन हम कॉमर्स के कर सकते हैं, आप ऐसा मानो। सबसे पहला बाइफर्केशन जिसमें हम कहते हैं वी विल टॉक अबाउट द ट्रेड, विल टॉक अबाउट व्हाट बेटा, ट्रेड। एंड सेकंड इज वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब समझो, ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, मतलब एक आदमी खरीद रहा है दूसरा आदमी बेच रहा है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ऐसी सारी चीजें जो लोगों को इस बाय और सेल में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आराम से, ये मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, मैं आगे पूरा का पूरा कॉमर्स वन बाय वन एक एक चीज लेने वाला हूं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो यहां पे आप देखो, जब मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स में वो सारी की सारी चीजें आती है जो इंडस्ट्री सामान बना रही है। आप ऑलरेडी देख के आए हो, इंडस्ट्री प्राइमरी, इंडस्ट्री सेकेंडरी, सब सामान बना बना के रख रही है। तो इंडस्ट्री तभी सक्सेसफुल हो पाएगी ना जब वो कस्टमर तक पहुंचेगी। तो कॉमर्स जो है वो हेल्प करता है कि जो सारे के सारे गुड्स हैं उनका फ्री फ्लो हो पाए, मतलब आराम से बढ़िया तरीके से यहां से गुड्स मूवमेंट हो पाए, मतलब इंडस्ट्री से गुड्स कहां तक पहुंच पाए, कस्टमर तक पहुंच पाए। क्लैरिटी है। चलिए, कॉमर्स जैसे मैंने कहा कि क्या करता है, सारे के सारे हिंड्रेंसेस, जो सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको हटा देता है। मैं एक एक आपको डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम का नाम भी
और कॉमर्स उस प्रॉब्लम को कैसे हटाता है, मैं वो सारी की सारी चीजें आपसे क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कशन करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा सबसे पहले मैं ट्रेड पे आता हूं। अब ट्रेड सबसे पहले क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है भाई? ट्रेड मैंने जैसा कहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी चाहिए। तो ट्रेड आखिरकार कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? तो मैंने कहा ट्रेड देखो पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? पर्सन की प्रॉब्लम। समझना, इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम आती है पर्सन की। भाई इंडस्ट्री ने माल तो बना दिया, अब लेट्स से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, लेट्स से आप जामनगर में कर रहे हो, अब वो ऑल ओवर इंडिया माल डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो आप कैसे करोगे? अगर आप सोचोगे कि आप ही खुद अपॉइंट करोगे और एक एक बंदा आप ही का जाके माल बेचेगा ऑल ओवर इंडिया, इट बिकम्स यूजलेस ना। आप प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे या डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे? आ रहा समझे? तो इसलिए क्या होता है, आपको लोग चाहिए जो आपके बिहाफ पे वो सामान किसी को बेच पाए। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? चलिए आगे समझते हैं कि इस ट्रेड में आखिरकार होता कौन कौन है। आ रहा समझे? इस ट्रेड में आखिरकार होता कौन कौन है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझिए, अब मैंने कहा मैं जब ट्रेड की बात करता हूं, तो ट्रेड में सिंपल सा फंडा है बाइंग एंड सेलिंग। मतलब जो इंडस्ट्री से सामान खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। तो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इंडस्ट्री को लग रहा था मैं जाके एक एक आदमी को बेचूंगा, यहां पे एक आदमी आ गया जो उनसे सामान खरीद रहा है और उनके बिहाफ पे जाके किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। क्लियरिटी है? इसमें क्या होता है? सेल होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होती है ओनरशिप। जो मालिक पहले इंडस्ट्री थी उससे वो बंदा बनता है, वो बंदा किसी को सेल करता है। तो ट्रेड में क्या होता है? बाइंग और सेलिंग होती है। इन शॉर्ट इंडस्ट्री की जो लोगों वाली प्रॉब्लम थी वो दूर कर रहे हैं। आ रहा समझ में? इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस से आप सोचो ना, आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपको मैगी मिल जाती है, राइट? अब नेस्ले तो आगे डायरेक्ट वहां पे बेच नहीं रही है, नेस्ले के बिहाफ पे नेस्ले से सामान खरीदा होलसेलर ने, रिटेलर को बेचा, रिटेलर अब कस्टमर को बेच रहा है। तो कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है? प्रॉब्लम दूर हो रही है कि वो जो गुड्स अवेलेबल नहीं थे वो गुड्स अवेलेबल हो रहे हैं, जिसका आप क्या कर सकते हो? कंज्यूम कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। क्लैरिटी है? चलिए अब मैंने आपके लिए यहाँ पे देखो ट्रेड का एक चार्ट बनाया है, वन बाय वन अपन एक एक पार्ट समझेंगे। देखो ट्रेड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा इज एक्सटर्नल। मैं जब इंटरनल ट्रेड की बात करता हूं मतलब वो जो बाइंग एंड सेलिंग जो हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो रही है, मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही जो माल खरीदा जा रहा है, माल बेचा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जब मैं एक्सटर्नल ट्रेड की बात करता हूं, इसका मतलब हम किसी आउटसाइड कंट्री से कनेक्टेड है। अब माल सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, जो भी है बाइंग सेलिंग हो रही है इसमें फॉरेन कंट्री भी इन्वॉल्व है, तो मैं क्या कह देता हूं? ये कौन सी ट्रेड है? एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम वन बाय वन पहले इंटरनल ट्रेड समझते हैं। इंटरनल ट्रेड में पहला आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब ऐसी ट्रेडिंग जिसमें बाइंग और सेलिंग लार्ज क्वांटिटीज में होती है। जनरली इन होलसेलर्स का मार्जिन भी कम होता है। आ रहा समझे? वहीं रिटेल, यहां पे क्या होता है? छोटी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होती है बट इनका मार्जिन थोड़ा बड़ा रहता है। आ रहा समझे? लेट्स से अगर होलसेलर 3% 4% का मार्जिन लेके चल रहा है, तो रिटेलर जो होता है वो बड़ा मार्जिन लेके चलता है 10-12%, क्योंकि इनका माल बहुत ज्यादा बिकता है, तो कम मार्जिन पे भी अच्छा पैसा बनता है इनका। क्योंकि रिटेल है, छोटे छोटे सामान बेच रहे हैं, तो इनका मार्जिन थोड़ा बड़ा होता है ताकि इनकी लाइवलीहुड में कोई प्रॉब्लम ना आए। एम आई मेकिंग सेंस? अगेन ट्रेड पर्सन की प्रॉब्लम दूर करता है इंडस्ट्री की। अब ट्रेड दो टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हमने क्रैक कर लिया, एक होलसेल ट्रेड एक रिटेल ट्रेड। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप सबने सुना होगा। इंपोर्ट मतलब जब हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं, फॉरेन कंट्री जब हमें सेल कर रही है, हम जब बाय कर रहे हैं, मतलब जब हमारे देश के अंदर सामान आ रहा है, तो हम कहते हैं क्या है? इंपोर्ट है। वहीं हम अगर हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कोई सामान फॉरेनर को बेचते हैं, फॉरेन कंपनी को बेचते हैं, फॉरेन बंदे को बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट कहलाता है। नाउ देन सर व्हाट इज दिस एंट्री पोर्ट? एंट्री पोर्ट मतलब आप फॉरेन से सामान खरीद रहे हो, लेट्स से आपने ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदा, अब ये सामान आप भारत में यूज नहीं कर रहे हो, आप पोर्ट से ही किसको भेज रहे हो? श्रीलंका भेज रहे हो। तो दिस इज एंट्री पोर्ट। मतलब यू आर बाइंग बट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, नॉट फॉर यूजिंग और सेलिंग इट इन योर ओन कंट्री। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? क्या ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था? ट्रेड होता है और दूसरा क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है क्या? मतलब ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी हेल्प जो किसको चाहिए? ट्रेड करने के लिए लोगों को चाहिए, उनको असिस्टेंस के लिए चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक एक चीज का मतलब समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला नाम देखो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप मुझे बताओ, आपका जो बंदा बैठा है, जो आपके पड़ोस में मैगी की दुकान खोल के बैठा है, दुकान खोल के बैठा है जिसमें मैगी बेच रहा है,
फैक्ट्री तो मान लो कहीं बाहर लगी हुई है, मान लो इस बार अपन ने नेस्ले की खोल दी कर्नाटक में। ना कर्नाटका से अगर कोई माल आ रहा है तो यहाँ अजमेर में कैसे पहुंचेगा, जयपुर में कैसे पहुंचेगा, दिल्ली में कैसे पहुंचेगा? तो वो भैया आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए। ट्रांसपोर्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर करता है, प्लेस की। माल जो वहां बन रहा है वो आपको यहाँ चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट आपकी वो प्रॉब्लम को दूर करता है। तो अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे मैगी बेचना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट वाला उसकी प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और जो मैगी वहां पे बन रही है उसको उसके यहाँ पे अवेलेबल करा देता है। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? समझ में आ रहा है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं ये। क्लैरिटी है? नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। यार आप समझो, अभी तो फिर भी थोड़े से हालात बेटर हैं। पहले क्या हुआ करता था, आज भी ऐसा तो नहीं है, आग वाग तो लगी जाती है, बट पहले चोरी चकारी भी बहुत ज्यादा होती थी। आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, कैमरा वगैरह सर्वेलेंस है, फिर भी होती है। तो इंश्योरेंस क्या करती है, ये जो भी इंडस्ट्री माल बना रही है, ट्रांसपोर्ट में माल जा रहा है, यहाँ पे ट्रेडर के पास, होलसेलर रिटेलर के पास वो सामान पड़ा है, कल को कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो एक हमारे यहाँ से बढ़िया बिजनेसमैन एलिमिनेट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क वाली प्रॉब्लम हटा देता है। तो अगर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इंश्योरेंस ले लो यार। ट्रांसपोर्ट में कोई डैमेज हो जाता है, इंश्योरेंस ले लो, आपकी वो रिस्क हट जाएगी। तो ये भी आपको हेल्प कर रहा है, अब आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो बिना टेंशन के। क्लैरिटी है? उसके बाद आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर वेयर हाउसिंग के। बैंकिंग फाइनेंस आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर करता है? बैंकिंग आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ऐसे पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। यार आज आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पेमेंट कहाँ करना है, लेट्स से आपको पेमेंट करना है बेंगलुरु में, कहीं पेमेंट करना है। अब आप बेंगलुरु में अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से कैश लेके जाओ, या इससे बेटर है बैंक आपको कह रहा है आरटीजीएस या एनईएफटी फैसिलिटी ले लो, आप हाथों हाथ राइट एट दिस मोमेंट यू कैन ट्रांसफर द मनी वट एवर द अमाउंट में भी। तो आपको नहीं लगता बैंकिंग भी आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है? इंडस्ट्री कैन फोकस ऑन देयर वर्क और ट्रेडर कैन ऑल्सो फोकस ऑन देयर वर्क। एम आई मेकिंग सेंस? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आपकी टाइम की प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट वाला माल लेके आ सकता है, बट मान लो आपके यहाँ पे आपका रिटेलर 10 मैगी के पैकेट मांग रहा है, तो आप क्या 10-10 पैकेट बार बार मंगवाओगे इतने दूर से? नहीं। तो आप क्या करोगे, हर बड़ी सिटी के बाहर, हर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के भी बाहर, हर कंपनी अपना एक वेयर हाउस बना के रखती है, ताकि सिटी में कभी भी डिमांड हो तो मेन फैक्ट्री से नहीं मंगाते, जो सिटी के बाहर एक वेयर हाउस लोकेटेड है वहां से सामान मंगा देते हैं। तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहां से सामान आएगा, फिर आप भेजोगे, इट मे टेक अप लेट्स से 2 और 3 वीक्स। आप इतना तो नहीं करना चाहोगे, फिर एक एक दो दो पैकेट के लिए आप बार बार इतनी दूर से थोड़ी मंगवाओगे। तो वेयर हाउसिंग आपकी टाइमिंग वाली प्रॉब्लम को दूर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एडवर्टाइजिंग। आप मुझे बताओ, आपने बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट भी बना दिया, आ रहा सुन में, इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, ट्रेडर उस प्रोडक्ट को लेके भी बैठा है, क्या वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा? नहीं। यू हैव टू एडवर्टाइज, यू हैव टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, यू हैव टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। बिना इंफॉर्मेशन के हाउ दे विल बाय? ऑलवेज रिमेंबर, बेस्ट नोन विल ऑलवेज बीट द बेस्ट। इसका मतलब जिसकी मार्केट में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो बीट कर देगा। अगर कोई उससे भी बेस्ट है बट वो अपने घर में बैठा बैठा कोई काम कर रहा है, दुनिया को नहीं पता, तो वो कैसे बीट करेगा? एम आई मेकिंग सेंस? तो इसलिए एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है इंडस्ट्री को और ट्रेडर को कि उनका माल बिक पाए। क्लैरिटी है? तो गाइस हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया यार। हमने कहा बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट में होती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। हमने कहा इंडस्ट्री जो होती है 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी के 2 पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। फिर हमने कहा सेकेंडरी के 2 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट होते हैं। फिर हम इधर आ गए टर्शरी, तो हमने कहा टर्शरी तो टर्शरी है। हमने कहा इधर आ गए कॉमर्स, कॉमर्स में 2, हमने कहा ट्रेड, ट्रेड कौन सी, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल कौन सी, होलसेल रिटेल। उधर हमने कहा एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट। उधर हमने कहा भैया जो हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है उसमें 5 है पूरे के पूरे, जो आपकी आंखों के सामने है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, उसके बाद में आपका वेयर हाउसिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? तो क्या आपको पूरा का पूरा चार्ट क्लियर है दिमाग में? आई एम श्योर 1% आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसमें, आ रहा सुनने। बट मेक श्योर दैट जब मैं लेक्चर ले लूं उसके बाद एनसीईआरटी या जो नोट्स मैंने आपको सप्लाई किए हैं वो आपको गो थ्रू करने हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाई यू डू एनीथिंग। लेट्स से आज आप लेक्चर ले रहे हो,
आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में बेटर परफॉर्म करो, लाइफ में ये सारे कॉन्सेप्ट बेटर अप्लाई कर पाओ बाकी कॉम्पिटिटर से, राइट? सो वैसे जब कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस का भी कोई ना कोई क्या रहता है बेटा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई रीजन रहता है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जब कोई बिजनेस करना चाहता है? नंबर वन, उसकी कुछ सोशल बिजनेस की एक जिम्मेदारी। सी, मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस तो होता ही है, वो तो प्राइमरी है ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस को पूरी करनी होती हैं। जैसे नंबर वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर टू, डिटेल में समझेंगे। नंबर टू, अर्निंग द प्रॉफिट्स। देन नंबर थ्री, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। उसके बाद प्रोडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वो आता है मार्केट स्टैंडिंग। उसके बाद आता है मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इनोवेशन एंड फाइनली जो आपके फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन पकड़ते हैं। सबसे पहले आप देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करके सोसाइटी का जो अपना जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना बिजनेस का पूरा कंडक्ट एक सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में पूरा का पूरा करे। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी कंपनी है, लेट्स से यू आर डिस्चार्जिंग द केमिकल्स। मान लो एंड में आपका कोई प्रोडक्ट निकल रहा है बट केमिकल वेस्ट निकलता है। अगर आप वो वैसे ही लैंड पे छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जमीन खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका प्रॉपर डिस्चार्ज करो, राइट? नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। यार बिजनेस चलाते इसीलिए हैं ताकि आपको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। प्रॉफिट का और डिटेल में जब ये सारे खत्म हो जाएंगे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉफिट इतना एसेंशियल एलिमेंट क्यों है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट वर्कर्स परफॉर्मेंस। वर्कर्स परफॉर्मेंस को मैं कनेक्ट करूंगा मैनेजर्स परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के साथ। तो सबसे पहले वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। गाइस देखो समझो, आपका जो वर्कर है ना, एक्चुअल प्रोडक्ट वो बनाता है। आ रहा समझे? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप उन वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओ सो दैट यू कैन रिवॉर्ड द एफिशिएंट पीपल, राइट? एंड नंबर टू, आप उनका एटीट्यूड जज कर पाओ कि क्या उनका एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए है या नहीं। कल को उनका एटीट्यूड गड़बड़ा गया तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हैम्पर हो जाएगी, राइट? सेम टू सेम आओ मैनेजर्स की परफॉर्मेंस। यार जिनको भी आपने पूरा बिजनेस मैनेज करने के लिए रखा है, कोई फंक्शन मैनेज करने के लिए रखा है, यू विल एनालाइज देयर परफॉर्मेंस एंड आप चेक करोगे कि वो प्रॉपरली कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जज ही नहीं करोगे तो उनकी एफिशिएंसी का आइडिया नहीं लगेगा। गाइस हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी का जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि आप मेजरमेंट नहीं करोगे तो लोग काम नहीं करेंगे। लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर उनको लगेगा आप उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल ही नहीं कर रहे हो, उनको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, उनकी मेहनत के हिसाब से उनको रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो भी इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो आपको मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब उनको ऐसे नए नए स्किल सेट देना ताकि फ्यूचर में बड़े रोल्स के लिए तैयार हो जाएं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अदरवाइज क्या होगा, आपका बिजनेस पर हो जाएगा। कल को मान लो कोई ऊपर का स्टाफ छोड़ के चला गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, आप चाहते हो लोअर लेवल मैनेजर अब हायर लेवल पे जाए, बट उनका स्किल सेट ही डेवलप नहीं है। तो इसलिए आपको मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज इनोवेशन। अब आपको मार्केट स्टैंडिंग करेंगे, डोंट वरी, प्रोडक्टिविटी करेंगे, बट पहले मैं कौन सा ले रहा हूं? पहले मैं ले रहा हूं इनोवेशन। अब आपको नए नए गुड्स और सर्विसेज बनानी है, या फिर जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे उसमें इनोवेट करो, नए स्किल सेट लेके आओ, नए वेज लेके आओ और काम करना स्टार्ट करो। देन ओनली आप मार्केट में बने रहोगे ना। आप अगर सोचो कि एप्पल अगर हर साल अपना नया मोबाइल लॉन्च कर रहा है फिर भी वो अच्छा सेल हो रहा है, इसका मतलब दे आर इनोवेटिंग समथिंग और द अदर, तभी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो जैसे नोकिया को कंपटीशन के बाहर किया, एप्पल को भी कोई कर देगा। सो इनोवेशन इज द की, जिससे आप मार्केट में क्या रह सकते हो, आपकी स्टैंडिंग बना के रख सकते हो। अब अगेन अब आते हैं वो मार्केट स्टैंडिंग पे। मार्केट स्टैंडिंग क्या कहता है? मार्केट स्टैंडिंग ये कहता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटर के सामने आप टिके रहो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, तो आपको बिजनेस में कॉम्पिटिटर से बेटर वैल्यूज देनी पड़ेंगी, बेटर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। दैट इज व्हाट बेटा मार्केट स्टैंडिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में कि अपनी मार्केट स्टैंडिंग बना के रखो, कॉम्पिटिटर के सामने आप क्या रखो, खड़े रहो बिल्कुल। ताकि खड़े कैसे रहो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनोवेशन में बताया, कैसे आप मार्केट को आउटशाइन कर पाओगे, आप कैसे कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओगे, जब आप इनोवेट करोगे। तो इनोवेट क्यों करना जरूरी है? सो दैट आप कॉम्पिटिटर के सामने अपनी मार्केट स्टैंडिंग बरकरार रख पाओ, मेंटेन रख पाओ, राइट? देन हमने क्या छोड़ा था यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट का। तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आप इस रेशो को देखते हुए चलो। इनपुट जितना डाल रहे हो आपको आउटपुट उस प्रोपोर्शन में ही मिलना चाहिए। अगर बीच में इनपुट कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है तो आपका बिजनेस लॉस मेकिंग हो जाएगा और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मेजर द प्रोडक्टिविटी मे बी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, राइट। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बहुत ध्यान रहती है। मतलब बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने फिजिकल और फाइनेंशियल, फिजिकल मतलब जैसे प्लांट मशीनरी ये सब हो गया, फाइनेंशियल मतलब जो पैसा है आपके पास। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर उनको अपना धंधा सर्वाइव करके रखना है तो उनके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्स भी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स भी होना चाहिए। उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है इसको बनाते रहो, डेवलप करते जाओ, प्रोक्योर करते जाओ, तक करते जाओ। एम आई मेकिंग सेंस? तो अगर आपसे पूछूं कि भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होते हैं तो आपको क्लियर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में मैंने आपके साथ कितने टोटल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए? मैंने आपके साथ 8 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। आ रहा सुन में? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे, तो डोंट वरी, एंड ऑफ द चैप्टर के बाद मैं आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर को याद रखने के निमोनिक्स भी दूंगा स्टोरी के साथ। ओके, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपका फोकस समझने में होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ गया व्हाई अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो आपको अगर अर्निंग प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव कैसे है ये पता नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। आ रहा समझ में? सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में हम कन्विंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम सोशल मीन्स वगैरह यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दे, या ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले ले। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में हमारा बिजनेस कंडक्ट करें, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आपके दिमाग में पूरा क्लियर कर दिया, बट जैसे मैंने आपको कहा था प्रॉफिट का अपन डिस्कशन करेंगे। तो आप देखो प्रॉफिट के लिए मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। प्रॉफिट के लिए मैं क्या डिस्कस कर, प्रॉफिट में अगर मैं आपको कहूं मेरे पास प्रॉफिट में क्या है बेटा डिस्कस करने के लिए, देखो सबसे पहला मैं यहां पे कह रहा हूं व्हाई प्रॉफिट इज असेंशियल। मतलब मेरा पार्ट क्या है यहां पे, मैं यहां पे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं ये जो प्रॉफिट है ये असेंशियल क्यों है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमने बिजनेस की भी डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स बिजनेस चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ इनकम। मतलब अगर कोई आदमी पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है तो उस आदमी को रिटर्न में मिल क्या रहा है, वो क्यों सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में काम करेगा, क्यों वो मैनेजर की वर्कर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, उन्हें डेवलप करेगा, क्योंकि भैया उसकी सोर्स ऑफ इनकम है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर द एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। आप समझो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको धीरे धीरे बड़ा होना है तो उसके पास अगर प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो वो बड़ा कैसे होगा। मान लो अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और वो 10 रुपीज में ही बिजनेस कर रहा है और वो 100 नहीं होते, 1000 नहीं होते, 1 लाख नहीं होते, तो डू यू रियली फील दैट वो एक्सपेंड कर पाएगा किसी भी तरीके से? ऑब्वियसली नो। तो फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर द, राइट। नेक्स्ट इज एफिशिएंट वर्किंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, आप समझो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर रही है। मतलब अपने टाइम को, कॉस्ट को चेक में रखते हुए चल रही है, इसीलिए वो प्रॉफिट कमा पा रही है। आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक जॉब ऑफर होती है एबी कंपनी से और एक गूगल से, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? ऑब्वियसली सबका आंसर होगा गूगल। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग। आप वहां जाओगे, आपका भविष्य सिक्योर्ड है, राइट। तो सेम वे ये जो सारी की सारी चीजें बहुत, मतलब प्रॉफिट होगा तभी सामने वाला आदमी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगा, प्रॉफिट होगा तभी वो बड़ा कर पाएगा बिजनेस को, प्रॉफिट होगा वही इंडिकेट कर पाता है कि भैया ये एफिशिएंट कंपनी है। यस के नो? नेक्स्ट इज सोसाइटीज अप्रूवल। अरे भैया अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए, सोसाइटी उसको खरीद रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, हाँ मतलब यार प्रोडक्ट आपका मार्केट में चल पड़ा, पीपल आर एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग योर प्रोडक्ट, उनको यूज करके मजा आ रहा है। एंड नेक्स्ट, ये आपकी रेपुटेशन बिल्डअप करता है। आज रिलायंस के बारे में, एसबीआई के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से। सेम वे आप देखो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ये असेंशियल क्यों है? असेंशियल है इन सब रीजन की वजह से। भैया सोर्स ऑफ इनकम, की एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, एफिशिएंट वर्किंग, सोसाइटी का अप्रूवल और फाइनली की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए।
तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने पूरे 8 के 8 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए और फाइनली हमने आरएनडी करी कि भैया प्रॉफिट एसेंशियल क्यों होता है, राइट? So guys, let's start with the last concept now, that is number 5. तो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो बचा है वो है हमारा बिजनेस रिस्क। तो जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो होता क्या है ये? एज यू ऑलरेडी नो यार, बिजनेस में रिस्क तो है, अगर रिस्क है तभी तो रिवॉर्ड है। आ रहा समझ में? तो बिजनेस में जो रिस्क होती है एक्चुअल में है क्या? यार रिस्क ये है कि भाई जो आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है उससे कम प्रॉफिट हो जाए या फिर इवन आपको लॉस हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं यार वो एक बिजनेस रिस्क है, राइट? आ जाओ देख भी लेते हैं कि बिजनेस रिस्क होती क्या है। देखो, जैसा मैंने आपको कहा, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। आ रहा सुनने? मैंने कहा बिजनेस में रिस्क मतलब या तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे कम हो या फिर लॉस हो जाए। बट ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यार बिजनेस अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं यार बिजनेस में रिस्क है। जो रिस्क लेता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है, उसी को रिटर्न मिलता है, राइट? अब रिस्क को एनालाइज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क सारी की सारी सेम होती है, नहीं। दो टाइप की रिस्क है, पहली स्पेक्युलेटिव रिस्क और दूसरी प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव को समझते हैं कि स्पेक्युलेटिव होती क्या है सबसे पहले। मतलब स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब जब आप बिजनेस में एक ऐसी रिस्क लेते हो जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लगा यार इस बार आपको, लेट्स से आप नाइकी कंपनी के मालिक हो, आपको लगा कि यार चेन्नई की टीम ना इस बार जीतेगी आईपीएल, तो आपने चेन्नई टीम को स्पॉन्सर किया और आपको लगा चेन्नई टीम जीतेगी, तो आपने लाखों हुडीज बनवा दिए चेन्नई सुपर किंग्स के कि जब चेन्नई जीतेगी तो उसके फैंस खरीदेंगे, राइट? अब ये बिजनेस में रिस्क है। कल को अगर चेन्नई जीत गई तो आपने जो गैम्बल खेला है रिटर्न मिलेगा आपको, तो स्पेकुलेशन लगाई आपने, राइट? बट अगर हार गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपने बिजनेस में एक ऐसी रिस्क ली जो कि स्पेकुलेटिव रिस्क है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वहीं दूसरी रिस्क ये होती है बिजनेस में जिसको हम कहते हैं कि यार इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। मतलब ये एक ऐसी रिस्क है या तो तुम्हें लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट वाली तो कहीं बात ही नहीं है। सर ऐसा कैसे? लेट्स अज्यूम आपके ऑफिस में बहुत सारे लेट्स से कंप्यूटर्स वगैरह पड़े, तो एक रिस्क है कि कोई उनको चुरा सकता है। तो अगर कोई चोरी करेगा तो आपको लॉस होगा, बट अगर चोरी नहीं करेगा तो लॉस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन ऑफिस गए, वो 5 कंप्यूटर थे वो 15 पड़े हैं वहां पे 15 हो गए, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब जिसमें फायदा भी हो सकता है जिस रिस्क को लेने से, और नुकसान भी हो सकता है। प्योर रिस्क मतलब एक ऐसी रिस्क जिसमें या तो फायदा होगा, सॉरी, या तो जिसमें नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। देखो आप, स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। आ रहा समझे? मतलब मार्केट कंडीशन में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से रिस्क राइज होती है। और प्योर रिस्क क्योंकि कोई इवेंट हो जाता है, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, उसमें आपका कोई नुकसान हुआ, वो कौन सा है? प्योर रिस्क, राइट? अब आप देख लो एग्जाम्पल, जैसे फैशन इंडस्ट्री में आपने कोई कपड़े मंगाए बट वो फैशन चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, फ्लक्चुएशन आ गई, मतलब वट एवर मे बी द रीजन, या फिर लॉस बाय फायर या थेफ्ट या स्ट्राइक। आप समझ पा रहे हो? ये रिस्पॉन्स ही है, या तो लॉस देगी या नहीं देगी, ये प्रॉफिट भी दे सकती है या लॉस भी दे सकती है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि रीजन क्या होता है। मतलब आज बिजनेस में अगर कोई रिस्क हो रही है तो उस रिस्क का कोई ना कोई रीजन होता है, राइट? आ जाओ देखते हैं क्या रीजन है। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले आते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब क्या होता है? एक बार यहाँ से हटा देते हैं। आओ, नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज मतलब जैसे फ्लड आ गए, बारिश आ गई, लाइटनिंग हो गई, फेमाइन आ गए, उन सब की वजह से जो बिजनेस में नुकसान होता है हम कहते हैं यार वो नुकसान नेचुरल कॉजेज की वजह से हो रहा है। कई ऐसे लॉसेस होते हैं विच वी से दे आर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कॉजेज, जैसे इंप्लॉय की कोई नेग्लिजेंस से आपको लॉस हो गया। किसकी लॉस से? इंप्लॉय की कोई नेग्लिजेंस से। लोग, उन्होंने मैनेजमेंट से खुश नहीं थे तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने केयरलेसनेस की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो हम कहेंगे वो किसकी वजह से नुकसान है? ह्यूमन कॉज की वजह से, नेचुरल कॉज की वजह से नहीं है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब आपने माल बनाया था ये सोच के कि डिमांड है, बट लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ही कम हो गई, पैसे ही नहीं है, तो अब तुम्हारा माल कैसे बिकेगा? कॉम्पिटिटर के कोई और सिचुएशन की वजह से आपका माल खराब हो गया, तो कहना इसे इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब जो अनसर्टिनिटी आ रही है डिमांड में उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं हम कहते हैं वो इकोनॉमिक कॉजेज। उसके अलावा भी बहुत सारे अनसीन अदर कॉजेज होते हैं, जैसे लेट्स से अभी श्रीलंका में थोड़े टाइम पहले, थोड़े साल पहले श्रीलंका में पॉलिटिकल
डिस्टरबेंस आया था, तो उसकी वजह से वहां पे जो लोग सप्लायर्स थे उनका बिजनेस ठप पड़ गया, तो उनको भी लॉस हुआ, रिस्क बिजनेस में राइज हुई। क्यों हुई? क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुआ वहां पे। अरस में कुछ ईयर्स पहले अगर आप देखोगे जाके तो वहां पे ऐसा हुआ था। एम आई मेकिंग सेंस? तो आपको कॉजेज ऑफ रिस्क पता पड़ गए कि बिजनेस में जो रिस्क क्या है, कितने फैक्टर्स हैं इसके, 4 रीजन हैं जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क होती है। क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाउ टू डील विद द रिस्क। लेट्स से यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू डिसाइड कि नहीं नहीं यार, रिस्क मुझे कम लेनी है। देखो, हटा नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं बिजनेस में से रिस्क हटा दूंगा तो वो तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, रिस्क के साथ डील कर सकते हो, हटा नहीं सकते। नंबर वन, रिस्की ट्रांजैक्शन आप हटा दो। नंबर टू, आप कुछ ऐसा प्रिवेंटिव मेजर लो कि यार आपका जो नुकसान है वो बच जाए। इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लो यार, ताकि कोई नुकसान हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या और कोई रीजन से, तो एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे दे। नेक्स्ट इज, आप अपनी करंट अर्निंग में से, मतलब जो आप अभी पैसा कमा रहे हो, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, सारा का सारा खर्च मत कर दो। आप उनमें से कुछ ना कुछ रिजर्व बना के रखो, ताकि भविष्य में कोई रिस्की चीज अकर हो तो एटलीस्ट आपके पास पैसा पड़ा हो। राइट? नेक्स्ट, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर रिटेलर हो तो आप होलसेलर के साथ सेटिंग कर सकते हो, भैया अगर तुम्हारा ये माल बिका नहीं तो जो पूरा लॉस होगा वो मैं बियर नहीं करूंगा, थोड़ा तुम भी बियर करोगे। जो होलसेलर है वो ये सेटिंग किसके साथ कर सकता है? मैन्युफैक्चरर के साथ। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी जो रिस्क है उसके साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? डील कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो अब हम एक पार्ट और करेंगे कि ये जो रिस्क होती है इसका नेचर क्या होता है। और उसमें जो रिस्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नेचर क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं कि यार ये जो बिजनेस रिस्क होती है आखिरकार ये होती कैसे है, तो अब सबसे पहले समझते हैं। मैंने कहा ये जो रिस्क होती है ना, ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि बिजनेस का नेचर कैसा है। नेचर मतलब लेट्स से अगर आपका बिजनेस है लेट्स से मिठाइयों का, या आपका बिजनेस है मिल्क का, तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि यार एक दिन में अगर दूध नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, बंगाली मिठाई एक दिन में नहीं बिकी खराब हो जाएगी, जलेबी एक दिन में नहीं बिकी खराब हो जाएगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि यार रिस्क कितना होगा। और कई बार साइज, मान लो आप बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी क्या होगी यार, कम होगी। आपका वॉल्यूम क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। राइट? तो पहला है कि डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है और साइज क्या है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। अगर आप ये कहो, बोले यार सर एक काम करो रिस्क हटा ही दो, अरे यार फिर जॉब हो जाएगी। रिस्क तो असेंशियल है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो होगा ही होगा। रिस्क नहीं है इसका मतलब वहां पे रिटर्न भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो आप ऑपरेट ही क्यों करोगे? आ रहा समझ में? चलिए, नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस में जो रिस्क होती है ये अराइज क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस में यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, एंड उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके कुछ अजम्पशन लेके आज आप काम कर रहे हो, एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन। उसमें कल को कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, इस वजह से वो रिस्क अराइज होती है। राइट? नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। मतलब ये जो रिस्क ले रहे हो, कई बच्चे ये भी कह सकते हैं, बोले सर रिस्क लेनी क्यों है, आराम से रिलैक्स रहो, तो फिर रिटर्न भी आपका कम होगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो इन शॉर्ट आपको मिल क्या रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जोरदार मिलेगा। अंबानी, अदानी अगर आज वो रिस्क नहीं लेते तो क्या आपको लगता है वो इतना पैसा कमा पाते? ऑब्वियसली नो। तो इसलिए बिजनेस में रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो हमने हमारे पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिए। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल बैच जिसका नाम है टारगेट 2024, आपकी नॉलेज हमारा लक्ष्य। इस बैच में होगा क्या, जितने भी मेरे वन शॉट वीडियोस होंगे वो सबसे पहले आपके पास आएंगे। उसके बाद में मेरे केस बेस्ड शीट्स के डिस्कशन, मतलब लेक्चर फॉर्मेट, जो भी आप प्रैक्टिकली अभी थियोरेटिकली पढ़ रहे हो उसके एक प्रैक्टिकल केस बेस्ड चीज, उस केस को मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, ताकि एग्जाम में जब आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही केस बेस्ड शीट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेंगी। चैप्टर के जो नोट्स होंगे मैंने जो प्रिपेयर कर रखे हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज, जिसके बाहर कुछ भी नहीं आना, उसका पीडीएफ मिलेगा, साथ साथ उसकी फ्लिप बुक भी आपको मिलेगी। साथ ही डाउट सेशन के लिए भी आपके लिए प्लान होगा जिसमें आप डाउट सेशन भी पूछ सकते हो। फिर हर एक चैप्टर की आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट मिलेगी, और लास्ट में ये जितने चैप्टर में जो पॉइंट्स आते हैं,
जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको याद करने के लिए रिमोनिक्स के लिए मेरी एक कोड बुक होगी, जिसके थ्रू आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो फटाफट आप अगर चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट 2024, आपकी नॉलेज हमारा लक्ष्य बैच। गाइस, हमारे दो ग्रुप हैं, एक टेलीग्राम पे और एक हमारा व्हाट्सएप पे। इन दोनों ग्रुप्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको टाइमली और सबसे पहले मिलती रहे, ताकि हम पूरी कर सके हमारी उड़ान सपनों की।